हेलो एवरीवन, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बताता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मीन्स अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं यूजिंग सम बैटरी, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या हम ये कहें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं वी विल गेट V इक्वल्स टू RI। हेयर R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जो ये रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, उसके एरिया पर, और फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। सो इस रिलेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो यहाँ से रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे टू द करंट जो कंडक्टर में फ्लो करेगा। सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं एंड वाई एक्सिस के अलोंग हम करंट को प्लॉट करते हैं और इनकी वैल्यूज प्लॉट करेंगे, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच शोज कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ेगा, या अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी कम होगा। सो द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है कि जो V और I है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ से करंट आ जाएगा इक्वल्स टू V बाई R। सो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि जो करंट है ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वन इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड अनदर इज रेजिस्टेंस। या हम ये कहें कि जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन्स अगर पोटेंशियल डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, और अगर पोटेंशियल हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। बट अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ, और अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डबल, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट की वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वन इज पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor, and second factor is resistance of the conductor. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अब जो करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल इन केस ऑफ अ कंडक्टर, बट जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन अ कंडक्टर तो उनके कोलिजन्स होते हैं विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, विद अदर एटम्स, या जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उस कंडक्टर में, और इन कोलिजन्स की वजह से उन्हें ऑपोजिशंस या ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करनी पड़ती हैं अपने फ्लो में। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से उनके फ्लो में ये ऑपोजिशन उन इलेक्ट्रॉन्स को फेस करनी पड़ती है, इस प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। सो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. Now from Ohm's law हमें पता है V is equals to IR, तो यहाँ से resistance किसके इक्वल आ जाएगा, R is equals to V upon I. So for given potential difference जो R है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट, या जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल ओमेगा। ठीक है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है दैट V इज इक्वल्स टू IR,
और यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू V अपॉन I। अगर हम इस रिलेशन में V को, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें और करंट को 1 एम्पियर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओम। सो दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 एम्पियर। तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा इक्वल्स टू 1 ओम। तो यहाँ से हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, जब हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ऑफ 1 वोल्ट। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम सारे सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज गुड कंडक्टर्स, सेकेंड इज रेजिस्टर्स, थर्ड इज इंसुलेटर्स। अब जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली फ्लो कर जाती है। और जो सिल्वर है इट इज़ अ बेस्ट कंडक्टर, और जो कॉपर और एल्युमिनियम है दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स। अब जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं जिनके थ्रू करंट पास करता है वो बनी होती हैं कॉपर और एल्युमिनियम की, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। नेक्स्ट इज रेजिस्टर्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू गुड कंडक्टर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये ऐसे डिवाइसेस बनाने में यूज़ किए जाते हैं जहाँ हमें हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, और इवन ये सर्किट्स में करंट को रिड्यूस भी कराते हैं। और इनके एग्जांपल्स होते हैं एलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन। अब इसके 2 टाइप्स हैं, फिक्स रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। फिक्स रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इनका सिंबल होता है लाइक दिस, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। और जो वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और इसका सिंबल हो जाएगा सेम ही है, बस यहाँ एक एक्स्ट्रा एरो आ जाएगी, और इसका दूसरा सिंबल हो जाएगा दिस वन, यहाँ भी एक एरो आ जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जो रबर है ये इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। अब जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उन्होंने रबर के हैंड ग्लव्स पहने होते हैं जब वो इलेक्ट्रिसिटी से डील करते हैं, क्योंकि रबर बीइंग एन इंसुलेटर वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। और जो वुड है इट इज़ ऑल्सो अ गुड इंसुलेटर। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज हमें इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम इस वायर के अक्रॉस बैटरी अटैच करेंगे, साथ ही हम एमीटर लगाएंगे इस वायर के अक्रॉस सीरीज में, और पैरेलल में हम लगाएंगे वोल्ट मीटर को। Here we will put plus and here negative, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। अब जिस साइड बैटरी का पॉजिटिव होगा उसी साइड वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, और जिस साइड नेगेटिव उस साइड वोल्ट मीटर का नेगेटिव। सिमिलरली इधर नेगेटिव है बैटरी का तो एमीटर का भी यहाँ सामने नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरह से ये एमीटर सीरीज में अटैच हो गया विद दिस वायर, और जो ये वोल्ट मीटर है ये पैरेलल में अटैच हो गया विद दिस वायर। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये एमीटर रीडिंग देगा करंट की इन दिस सर्किट, और ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे, किसकी रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की, तो उससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रेजिस्टेंस की। द रेशियो ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग एंड द एमीटर रीडिंग गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इस तरह से हम किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो द फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा लॉन्ग वायर का इट विल बी मोर, और जो रेजिस्टेंस होगा शॉर्ट वायर का इट विल बी लेस, क्योंकि लॉन्ग वायर की लेंथ ज़्यादा होगी और शॉर्ट वायर की लेंथ कम होगी, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो रेजिस्टेंस है ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया डबल करते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा, अगर आप एरिया आधा करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। अब जो थिक वायर होती है, मोटी वायर होती है, उसका एरिया होता है ज़्यादा, ठीक है, एरिया ज़्यादा तो दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो थिन वायर होती है उसका एरिया होता है कम तो दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा। तो हम लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। सो अगर हम फर्स्ट टू फैक्टर्स को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट लेंथ की वायर होगी और जो थिक वायर होगी उनको हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें लो रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि शॉर्ट लेंथ की वायर और जो थिक वायर है दोनों का ही रेजिस्टेंस कम होता है। सेकेंड इज जो लॉन्ग लेंथ की वायर होगी और जो थिन भी होगी उसको हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि लॉन्ग लेंथ वायर का और थिन वायर का दोनों का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। अब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो वायर्स लेते हैं, दोनों की लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है, बट एक बनी हुई है कॉपर मेटल से और एक बनी हुई है नाइक्रोम एलॉय से, देन वी विल फाइंड आउट कि जो रेजिस्टेंस है नाइक्रोम वायर का इट इज़ मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, और ये कितना ज़्यादा है, इट विल बी 60 टाइम्स टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ प्योर मेटल्स वो डायरेक्टली वेरी करता है विद टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल्स के केस में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बट जो एलॉयज होते हैं इनमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, मतलब इनका जो रेजिस्टेंस है इट इज़ ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नाउ वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और ये इन्वर्सली वेरी करता है विद द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास हो जाएगा ऐसे, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें वी विल गेट R इज इक्वल्स टू रो, दिस इज रो L बाई ए, और जो ये रो है दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, और ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। नाउ वी हैव R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, और अगर हम इस इक्वेशन में लेंथ को 1 यूनिट और एरिया को भी 1 यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रो 1/1 एंड रेजिस्टेंस आ जाएगा इक्वल्स टू रो। दैट मीन्स हम यहाँ से रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी जिस कंडक्टर की लेंथ है 1 एंड एरिया है 1 यूनिट। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब इसको रीअरेंज करके यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब हमें रेजिस्टेंस के यूनिट्स पता हैं, होते हैं ओम, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर एंड लेंथ भी हो जाएगी मीटर में। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे, ये मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आ गया हमारे पास ओम मीटर। सो दैट मीन्स कि जो SI यूनिट है रेजिस्टिविटी के वो हो जाएंगे ओम मीटर।
ठीक है, उसको लिखेंगे हम ऐसे ओमेगा मीटर।